ठीक है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है एंड आई वेलकम यू टू एग्जाम ओरिजिनल्स। काफ़ी समय से हमें डेली करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन आई थिंक कि रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको देना अब बेटर रहेगा, क्योंकि मिस करने से बेटर है कि हम इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में डिस्कस कर लें। तो आज है 19 जुलाई 2022 और आज की जो भी इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं वो हम छोटा अखबार में कवर अप करने जा रहे हैं। जिसने पहले छोटा अखबार नहीं देखा है, मैं आपको बता दूं, यहाँ हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स, इंडियन करंट अफेयर्स और इसी के साथ साथ जो वन लाइनर फैक्ट्स आते हैं इसके बारे में हम काफी अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, और आज का हमारा दिन है 19 जुलाई 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैं माफी चाहूंगा, थोड़े दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो वॉइस की क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं रहेगी क्योंकि माइक नहीं है। ठीक है, कैमरा भी हम नॉर्मल लैपटॉप का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप यू वोंट माइंड। एंड अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, आप मतलब हमारे ऐप पे देख रहे हैं, वेबसाइट पे देख रहे हैं, कोई भी डाउट हो तो आप हमारे एग्जाम ओरिजिनल्स के जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहली न्यूज आ रही है हमारी इंग्लैंड में क्रिकेट की तरफ से, जहां पर बेन स्टोक्स, जो कि एक बहुत फेमस प्लेयर रहे हैं इंग्लैंड के, उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो अब एमपीपीएससी के नजरिए से सिर्फ आपको यह याद रखना है, बेन स्टोक्स किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्रिकेट, किस टीम से जुड़े हुए हैं, इंग्लैंड, बस। अब आपको मैं हर बार बता चुका हूं, कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ें या करंट अफेयर्स पढ़ें, दो नजरियों से पढ़ें। पहला, प्रीलिम्स के लिए क्या ये एक फैक्ट है और नहीं है, तो क्या मेंस के लिए ये एक एग्जाम्पल है। तो ये प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट है कि बेन स्टोक्स इंग्लैंड के रह चुके हैं और उन्होंने 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में उनको मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला था। इसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है जीएसटी काउंसिल की तरफ से, जहां पर इन्होंने जीएसटी रेट्स काफी कम कर दिए हैं। तो अभी अभी हमें देखने को मिला कि पहले हमारा जो आटा, दाल, चावल होता था, इन पे टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब जीएसटी लगेगा इन पे। लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर 25 किलो से ज्यादा की बोरियां हैं, अगर 25 केजी से ज्यादा की बोरियां हैं, अगर 25 केजी से ज्यादा की बोरियां हैं, तो कहीं ना कहीं आपको टैक्स नहीं या जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा। तो आपको ये नंबर याद रखना है प्रीलिम्स के फैक्ट के लिए कि 25 किलो अगर दूध है तो 25 लीटर, अगर इनसे बड़ी पैकेजिंग है तो आपको उस पर जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, आपको उस पर जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा। और जो इससे कम की पैकेजिंग है उस पर आपको 5% का जीएसटी भरना पड़ेगा, उस पर आपको 5% का जीएसटी भरना पड़ेगा। आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। बस 25 किलो आपको याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जीएसटी रेट्स बहुत सारी जगह और भी कम हुए हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको समझाता हूं रेट्स का फंडा या जीएसटी कम करने का फायदा क्या है। जीएसटी कम करने से बिजनेस को बूस्ट मिलेगा, बिजनेस को बूस्ट मिलेगा तो नए बिजनेस खुलेंगे, नए बिजनेस खुलेंगे तो नए लोगों को जॉब मिलेगी, नए लोगों को जॉब मिलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो हमने जीएसटी कम कर दिया, इन्फ्लेशन बढ़ा दिया, यानी डेवलपमेंट ऑफ कंट्री होने लगा। मैं आपको 10 बार बता चुका हूं, पहले के लेक्चर में भी हमने किया कि इन्फ्लेशन खराब बात नहीं होती है। इन्फ्लेशन अगर एक लिमिट के अंदर है तो वो बहुत ही बढ़िया चीज होती है। तो ये हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जैसे जो गुड्स और पैसेंजर्स होते हैं ना, मतलब जैसे मतलब रोपवे मान लीजिए या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब पे पहले 12% जीएसटी के अंदर आते थे, अब इनको 5% के ब्रैकेट में लाके छोड़ दिया है। वहीं ट्रक्स और व्हीकल्स जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहे हैं उनपे भी, मतलब आप ये समझिए, उनपे भी जो जीएसटी है वो 18% से कम करके 12% कर दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं जो सामान की अदला बदली होती है ना, आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है सामान, तो वो महंगा होगा क्योंकि ट्रक्स ही महंगे आ रहे हैं। आप समझ रहे हो। लेकिन ऐसी चीज इंटर स्टेट पैरिटी बढ़ा देगी, मतलब दो प्रदेशों में, अब मान लीजिए कि अब आसान हो गया या सस्ता हो गया है महाराष्ट्र का आइटम मध्य प्रदेश आना, तो महाराष्ट्र का आइटम मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश का आइटम केरला जाएगा। तो इस तरीके से जो एक कम्युनिटी होती है ना, ये इकोसिस्टम होती है, इंटर स्टेट इकोसिस्टम या इंटर स्टेट पैरिटी, ये बहुत ज्यादा बढ़िया चीज होने वाली है। और कहीं ना कहीं ये देश को बढ़ावा भी देगा। जीएसटी कम करना, जीएसटी सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होता है, इमोशनली भी होता है। अब मान लीजिए जीएसटी आपने कम किया तो दो स्टेट का कल्चरल बॉन्ड बढ़ेगा, क्योंकि इसका सामान ये यूज कर रहे हैं, इसका सामान ये यूज कर रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल
ये एग्जाम्पल आप फाइनेंस में यूज कर सकते हो, बिल्कुल सही, लेकिन आप ये एथिक्स में और सोशल में भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जीएसटी कम करना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है सोसाइटी को एक दूसरे से मर्ज करवाने का। आई होप आप समझ रहे होगे। इसी के अलावा बहुत सारी चीजें और है। 5% जो है, फिर अब अगर किसी का गेहूं आटा चावल पैकेज में आ रहा है तो उस पर जीएसटी लगेगा। खुले में जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन पैकेज में जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा जीएसटी के लिए इंपॉर्टेंट खबर थी। इसके अलावा कोल्लाम के बाद कन्नूर, केरला कन्नूर में दूसरा मंकी पॉक्स का केस मिला है। तो आपको पता होना चाहिए पहला केस कहां मिला था इंडिया में? कोल्लाम में मिला था। कोल्लम में मिला था पहला केस। मंकी पॉक्स एक तरीके का स्मॉल पॉक्स टाइप का ही जूटोनिक डिजीज है। जूटोनिक डिजीज का क्या मतलब होता है? जू मतलब एनिमल, तो एनिमल से जो ह्यूमन में आ रहा है, एनिमल से जो ह्यूमन में आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए जूटोनिक डिजीज है। सबसे पहली बार इंडिया में कहां पाया गया है? कोल्लाम में पाया गया है। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता, जितना स्मॉल पॉक्स होता था उससे कम ही होता है। इसके बाद श्रीलंका से डायरेक्ट खबर आ रही है, 4 महीनों में चौथी बार इन्होंने 4 महीनों में चौथी बार इन्होंने इमरजेंसी लगाई है। और इस बार इमरजेंसी लगाने का रीजन क्या है कि 20 जुलाई यानी कल इनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। हमने पिछले कुछ दिनों की न्यूज में देखा था कि इनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और श्रीलंका में एक तो आपके सबसे पहले तो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं कि पैसा ही नहीं है, बहुत महंगाई आ गई है। अब पॉलिटिकल क्राइसिस भी चालू हो गए हैं, तो श्रीलंका कहीं ना कहीं से तरीके से टूट रहा है। लेकिन ठीक है, अब नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन है 20 जुलाई को, लेट अस सी कि कौन होगा। ठीक है, लेकिन जो राजपक्सा की जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने छोड़ दिया था 1 अप्रैल को। और कहीं पूरा जो आप कह सकते हो श्रीलंका 4 महीने में 4 बार इमरजेंसी के अंदर आ चुका है, क्योंकि कोई लीडरशिप ही नहीं है। कभी ये छोड़ देते हैं, कभी कोई गोली मार लेता है अपने आप को, कभी प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं, कभी पीएम की सरकार गिर जाती है। अगर यही चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो बनी रहेगी। इसके बाद ब्रिटेन से एक बड़ी खबर आ रही है इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्रिटेन ने 40 डिग्री सेंटीग्रेड का हॉटेस्ट डे रिकॉर्ड किया है। हमारे यहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड एक बहुत नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन ब्रिटेन में ये नॉर्मल वैल्यू नहीं है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा गर्मी और गर्म हवाओं का प्रतीक है, जो लोगों की सेहत पे एक बहुत बुरा असर डाल सकती है। क्यों? क्योंकि वहां का एवरेज टेम्परेचर जो है वो बहुत कम रहता है, 7-8 डिग्री के आसपास रहता है, और धूप तक नहीं निकलती है। लेकिन गर्मियों में आप ये समझिए कि 40-40 डिग्री जा रहा है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि 40 डिग्री चला गया, और ये एक वार्निंग सिग्नल है। ये एक एग्जाम्पल की तरह आप एनवायरमेंट के टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं। एनवायरमेंट के टॉपिक में कहीं ना कहीं आप एक एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं कि ऐसा देश जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, धूप तक नहीं निकलती है 6 महीने, वो 40 डिग्री रिकॉर्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के टॉपिक्स पे, एनवायरमेंट के टॉपिक्स पे, इंडिया के कंट्रीब्यूशन, वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन के टॉपिक्स पे, क्लाइमेट की तरफ आप इसको बहुत अच्छी तरीके से एक एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं। अगली बात वही आ रही है कि इंडिया चाइना के बीच बातचीत चल रही है। मैं आपको बता चुका हूं कि कभी भी ऐसा कोई टॉपिक चल रहा हो तो उसको बहुत ध्यान से मत पढ़ो, क्योंकि कभी ये होता है, कभी वो होता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए जो लद्दाख रीजन है वहां से आर्मी को पीछे करने की बात की जा रही है। मैप हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा एरिया है, क्या है। तो ये आप कह सकते हो फुरचुकला और रिजांगला के आसपास का एरिया है। आपको ये मैप में दिख रहे होंगे, जो रेड लाइन है वो बॉर्डर है, इसके इस तरफ चाइना का कब्जा रहता है और इस तरफ इंडियन आर्मी का कब्जा रहता है। लेकिन जो फुरचुकला और रिजांगला है, यहाँ पे कहीं ना कहीं तनातनी बनी रहती है। आपको ये 2 लोकेशन याद रहनी चाहिए। ये कहाँ है? पहली बात तो ला आया, अगर ला आया तो वो लद्दाख में ही होता है यूजुअली, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये लगातार न्यूज में बनी हुई है। इंडिया चाइना की जो बीच की वॉर है, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा पैंगोंगसो लेक से पीछे हट गए हैं ये लोग। ठीक है, सिमिलरली आप अलग अलग जगह पे अरुणाचल फ्रंट से भी पीछे हट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंडिया और चाइना के बीच में बातचीत रंग ला रही है, और जो दोनों देशों की आर्मी है वो इन इंपॉर्टेंट पोजीशन से पीछे हट रही है, रिटेलिएट कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया चाइना की बातचीत है वो सिर्फ बातचीत नहीं है, बट एक्शन प्लान्स भी हैं। लेट अस सी कि जो लद्दाख का मैटर है वो कैसा जाता है। अभी तो सिर्फ बातचीत चल रही है, लेट अस सी क्या होता है। बातचीत के समय में आप पढ़ भी लोगे, कल कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन पढ़ा हुआ आपको याद रह गया तो आप एग्जाम में गलत कर आओगे। तो इसलिए अभी मत करो जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बढ़िया डिसीजन दिया है कि माइनॉरिटी स्टेट वाइज होती है। माइनॉरिटी स्टेट वाइज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई माइनॉरिटी मध्य प्रदेश में माइनॉरिटी है
हो सकता है एक कन्नड़ा है, वो कन्नड़ जो एक कर्नाटक का एक कन्नड़ आदमी है या औरत है, तो वो वहां पर माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन अगर वो मध्य प्रदेश में रहने लगेंगे तो वो माइनॉरिटी हो जाएंगे। तो माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ यूनिवर्सल नहीं होता है, ये स्टेट वाइज हो सकता है कि कोई एक बच्चा किसी स्टेट में माइनॉरिटी के अंदर आता हो, किसी और स्टेट में माइनॉरिटी के अंदर नहीं आता हो। सो दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि स्टेट वाइज होती है माइनॉरिटी, नेशनल माइनॉरिटी नहीं होता है कुछ, ठीक है, नेशनल माइनॉरिटी नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो माइनॉरिटी पॉपुलेशन जैसे बुद्धिस्ट, सिख्स, मुस्लिम, तो अब 12% पॉपुलेशन मुस्लिम है, लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेट है जैसे मान लीजिए कि झारखंड है, झारखंड में कम मुस्लिम्स है, तो वहां पर मुस्लिम्स जो है वो माइनॉरिटी में नहीं है, लेकिन लक्षद्वीप में 89% मुस्लिम्स है, तो लक्षद्वीप में माइनॉरिटी में नहीं रहेंगे वो, लेकिन हो सकता है झारखंड में माइनॉरिटी में रहें, ठीक है। तो बस ये एक न्यूज थी, आपको पता होना चाहिए कि जो माइनॉरिटी हम बोलते हैं वो माइनॉरिटी कहां से डिसाइड होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हर स्टेट की अपनी एक माइनॉरिटी लिस्ट बनेगी और उसके हिसाब से काम करना है। इसके बाद क्रिप्टो लॉ की बात आ रही है कि यार अपने क्रिप्टो करेंसी को इलीगल तो कर दिया है आरबीआई ने, या बैन तो इलीगल नहीं किया है, बैन किया है वो भी इंडिया में, लेकिन अगर इसको ग्लोबली बैन होना है तो सारी कंट्रीज को ये एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई अप्रोच लानी पड़ेगी, तभी क्रिप्टो करेंसी मतलब कम हो पाएगी, वरना क्रिप्टो करेंसी का प्रचार लगातार बढ़ता रहेगा। आप खुद सोचिए, इंडिया में बैन है, ठीक है, ऑनलाइन तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। क्रिप्टो का मतलब ही ये होता है कि जिसका ट्रैक ना हो, तो अब ट्रैक ही नहीं है तो इट डजेंट मैटर ना कि मैं इंडिया में कर रहा हूं कि कहीं और कर रहा हूं। जो आरबीआई ने बैन किया है इसका मतलब है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का यूज नहीं होगा, ट्रेडिंग हो सकती है, ये याद रखिएगा। क्रिप्टो करेंसी कोई करेंसी नहीं है इंडिया में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी ले लीजिए, नेस्ले ले लीजिए, तो नेस्ले के शेयर है, तो नेस्ले के शेयर करेंसी तो नहीं है, लेकिन नेस्ले के शेयर ट्रेड हो सकते हैं, मैंने आपको बेचा, आपने किसी और को बेचा। तो सिमिलरली क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब ट्रेड कर सकते हो आप ट्रेड कर सकते हो, मैंने आपको बेचा, आपने मुझे बेचा, ये ट्रेडिंग कहलाती है। लेकिन मैं किसी दुकानदार को किसी और चीज के बदले नहीं दे सकता हूं, वो करेंसी नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी बैन है इंडिया में, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का यूज बैन है इंडिया में, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग बैन नहीं है। ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी में भी दो पार्ट्स होते हैं। मैं आपको पैसा दे रहा हूं, आपसे सामान ले रहा हूं, दैट इज करेंसी एक्सचेंज। मैंने आपको कोई चीज दी, ठीक है, मैंने आपको दी एक्स वाई, मतलब मैंने आपको बोला इसकी वैल्यू 300 है, ठीक है, बस रैंडम, रुपए नहीं, 300 है, ठीक है, तो आपने 300 के बदले मुझे कोई और चीज 300 की दे दी, एक बार्टर टाइप का हो गया, तो ये ट्रेडिंग होती है। आप ट्रेड कर सकते हो, मतलब बिटकॉइन आप किसी को बेच सकते हो, वो किसी और को बेच सकता है, लेकिन बिटकॉइन से आप कोई चीज नहीं खरीद सकते, आप वैल्यू नहीं बना सकते उस बिटकॉइन की। ट्रेडिंग के लिए यूज हो सकती है क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग के लिए इंडिया में बैन नहीं है, ये याद रखना। बहुत सारों को लगता है क्रिप्टो करेंसी बैन है, बैन है, बैन है, कोई लिख देगा कि ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज बैन इन इंडिया, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं है सही, नहीं है वो सही, तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस यही बात है कि ये आपका मेंस का एक टॉपिक हो जाएगा कि आरबीआई ने भी बोला है कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी या कोई टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना है तो आप अकेले नहीं कर सकते। आपको टिकटॉक भी बैन करना है ना, तो आप मतलब आप ये समझिए कि आप एक चीज बैन कर लेंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आप वो चीज बैन नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। तो कोई कहीं से भी एक्सेस कर लेगा, नेट का एक लॉस है कि देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं क्रिप्टो करेंसी का लॉस क्या है। क्रिप्टो करेंसी कोई सेंट्रल बैंक से रेगुलेट नहीं होती है, जो हमारा रुपए है वो आरबीआई से रेगुलेट होता है। मान लीजिए महंगाई आ गई बहुत ज्यादा, तो हमने क्या किया, लोन महंगे किए, रेपो रेट बढ़ाया, ये आपको बता चुका हूं मैं, 5-6 बार बता चुका हूं, रेपो रेट बढ़ा, रेपो रेट बढ़ा तो लोन्स महंगे हो गए, लोन महंगे हो गए तो लोगों को लोन इजीली मिल नहीं रहे, लोगों को लोन इजीली मिल नहीं रहे तो उनके हाथ में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो महंगाई कम हो जाएगी। ये सिंपल सा फंडा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी है तो इन्फ्लेशन को क्या कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, नहीं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को आरबीआई मैनेज ही नहीं करता है। तो आरबीआई महंगाई को, क्रिप्टो करेंसी अगर चल रही है पूरे देश में तो कैसे मैनेज करेगा? आप खुद सोचो, आपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आगे पीछे कर दिया, इसका इंपैक्ट तो रुपए पे पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी थोड़ी आरबीआई की है, रुपए आरबीआई का है, आप समझ रहे हो ये चीज। तो दैट इज वाई क्रिप्टो करेंसी जो है वो कहीं ना कहीं किसी किसी देश की स्टेबिलिटी पे भी आवाज उठा सकती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के लिए क्या रहा है। 2013 में सबसे पहली बार क्रिप्टो करेंसी की बात की गई थी, ठीक है। मैं आपको वो बता देता हूं, यूनो कॉइन लॉन्चेस फर्स्ट क्रिप्टो एटीएम इन इंडिया 5 अक्टूबर 2018 को। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है।
बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके अलावा एक्स फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने बोला था कि बिटकॉइन लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर मतलब करेंसी नहीं, आप ट्रेड कर सकते हो, करेंसी की तरह यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है। और अप्रैल 2018 की ही न्यूज है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला था, उसके बाद आरबीआई ने क्रिप्टो को बैन कर दिया था। आरबीआई ने आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था। तो आपको पता होना चाहिए 2018 से क्रिप्टो करेंसी बैन है इंडिया में। इसके अलावा यूएस फेडरल रिजर्व, क्या रिस्पॉन्ड करता है, यूएस फेडरल रिजर्व, ठीक है, यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने रेट बढ़ाए हैं। उन्होंने अगर अपने रेट बढ़ाए हैं तो आप खुद सोचो क्या होगा, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। अगर आप ये समझिए कि अगर रेट बढ़ाए हैं यूएस, मतलब यूएस फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में पैसा आएगा। लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो अब डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसलिए यूएस ने 40 साल की हिस्ट्री में, इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, यूएस ने अपनी 40 साल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट 9.1% इस जून में देखा है, पिछले जून में देखा है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना चाहिए, ये एक मेंस का एग्जाम्पल बन सकता है। ठीक है, या हो सकता है प्रीलिम्स में भी आ जाए कि यूएस का पिछले 10 सालों में सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट, कुछ भी आ सकता है यार, देखो कठिन करने का नहीं पता। बट हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर देशों में क्या चल रहा है। इंडिया के लिए चाइना, इजराइल, पाकिस्तान, यूएस, ठीक है, आप कह सकते हो इटली, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब जरूरी देश है। तो इनके बारे में, जापान, तो आप इनके, ऑस्ट्रेलिया, इनके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत चीजें पता है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने एक्शन प्लान भी वैसे बना सकते हो। तो ये अपने जहन में डालो। जरूरी नहीं कि इंडिया से रिलेटेड न्यूज ही आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो, ये न्यूज आप कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन रेट। मेरे को तो अभी बिल्कुल मतलब यूज नहीं लग रहा है इसका बताने का, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। इसके अलावा जो फार्म लॉज आए थे उसके बाद एक संयुक्त किसान मोर्चा के को लेने के बाद एमएसपी के लिए एक कमेटी बनाई जानी थी। ठीक है, एमएसपी के लिए एक कमेटी बनाई जानी थी जिसमें सरकार के लोग भी होंगे और संयुक्त किसान मोर्चा के लोग भी होंगे। ये याद रखिए, पहले एमएसपी की कमेटी में सिर्फ सरकारी लोग होते थे, लेकिन अब किसान भी एमएसपी की कमेटी में बैठेगा। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय है ये, कि लोगों द्वारा ही लोगों के लिए लॉ बनाया जा रहा है। पहले क्या होता था, मिनिस्टर्स और आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, ये लोग बैठते थे, लेकिन अब खुद किसान बैठने जा रहा है, खुद किसान बैठने जा रहा है। अच्छा, एमएसपी देता कौन है, ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, आपको पीएससी में भी पूछा जाएगा कि एमएसपी एक बॉडी होती है, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, सीएसीपी। ठीक है, ये बॉडी खरीफ और राबी दोनों क्रॉप्स के लिए, खरीफ और राबी दोनों क्रॉप्स के लिए एमएसपी देती है, खरीफ और राबी दोनों क्रॉप्स के लिए एमएसपी देती है। ठीक है, अब जल्दी 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 हम क्विक लुक वाले वन लाइनर्स और कर लेते हैं। भूपेंद्र सिंह जो हाल ही में गुजर गए हैं, वो एक सिंगर और गिटारिस्ट थे। 82 साल की उम्र में इनका निधन मुंबई में हुआ है। और आपको बस याद रखना चाहिए, भूपेंद्र सिंह एक सिंगर और गिटारिस्ट थे। इसके अलावा चीन, जैसे रोहिंग्या रिफ्यूजीज की बात होती है, ऐसे ही चीन रिफ्यूजीज की भी बात हो रही है, और ये भी म्यांमार से ही आ रहे हैं, ये भी म्यांमार से ही आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मैं आपको बताता हूं। एक चीज होती है फ्री मूवमेंट रिजाइम करके, ये आपके मेंस के लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है कि हमने दूसरी कंट्रीज से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए ऐसी इनिशिएटिव्स लेते हैं हम, कि फ्री मूवमेंट रिजाइम। फ्री मूवमेंट रिजाइम में क्या होता है कि इंडिया और म्यांमार के बीच मीजो कम्युनिटी और चिन कम्युनिटी यहां से 16 किलोमीटर तक आगे पीछे मूव कर सकती है बॉर्डर के, और 14 दिन तक रह सकती है। ठीक है, इनको कोई चार्ज नहीं है, कोई वो नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से आपस में शादियां भी होती हैं, बिजनेस भी होता है, ट्रेड भी होता है, और काफी अच्छा माहौल रहता है इस बॉर्डर पे। ये बॉर्डर वैसी बॉर्डर नहीं है कि पेल दिया। ठीक है,
सो दैट इज वाई मीजो और चिन्स जो होते हैं ना, दो दो रेफ्यूजी, आप याद रखना, रोहिंग्या की बात नहीं हो रही है, मीजोस और चिन्स, इनको इंडिया और म्यांमार के बीच मूवमेंट की इजाजत है। ये इंडिया और म्यांमार ने साइन किया था, ठीक है, आई थिंक 2018 में साइन किया था, और इसको बोला जाता है फ्री मूवमेंट रेजाइम, FMR, फ्री मूवमेंट रेजाइम। ये आप मेंस के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है कि दो कंट्रीज के बीच में रिलेशंस कैसे बढ़ाएं। इंडिया म्यांमार के रिलेशंस के बारे में आप बात कर सकते हो, सोसाइटी के लिए यूज कर सकते हो कि जो बॉर्डर पे रहने वाली सोसाइटीज हैं उनको क्या, मतलब बॉर्डर तो हमने बाद में बनाई, लोग तो पहले से रह रहे हैं। अगर एक परिवार यहाँ रह रहा है, मैंने बीच में बॉर्डर बना दी, तो ये परिवार तो टूट गया ना। सिमिलरली इंडिया पाकिस्तान में भी हुआ है, इंडिया चाइना में भी हुआ है, और इंडिया चाइना में उतना नहीं हुआ है क्योंकि बीच में हिमालय है, तो यहाँ के लोग यहाँ, वहां के लोग वहां रहते थे, बहुत सिंपल है। लेकिन इंडिया नेपाल में थोड़ा बहुत जरूर हुआ, अरे इंडिया नेपाल में थोड़ा बहुत 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 हुआ है, थोड़ा बहुत जरूर हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जिन बच्चों ने अपने माँ बाप खोए हैं कोविड के समय में, उनको पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन दिलवाया जाएगा। तो ऐसे ही 220 बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन दिलाया गया है। किस स्कीम के तहत? पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। इन बच्चों की खास बात क्या है कि इनके पेरेंट्स कोविड में इन्हें छोड़ के चले गए थे। तो आपको एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा वन वर्ड है कि पीएम केयर स्कीम किससे रिलेटेड है। सिमिलरली नमस्ते स्कीम किससे रिलेटेड है? तो नमस्ते में एस आता है, एस फॉर सैनिटेशन, सैनिटेशन यानी साफ सफाई, सैनिटेशन यानी साफ सफाई। तो नमस्ते स्कीम जो है वो साफ सफाई से रिलेटेड एक स्कीम है, जिसमें सीवर लाइंस और सेप्टिक टैंक्स को क्लीन किया जाना है, क्लीन किया जाना है। ताकि आप ये मत समझिए, मतलब देखिए अभी क्या होता है, अभी किसी तरीके से मैनेज होता है, अभी बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम नहीं है कई सिटीज में, तो किसी तरीके से मैनेज होता है बस ये। सो दैट इज वाई आपको ये याद रखना है, नमस्ते स्कीम किससे रिलेटेड है? नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। अब सीवर टैंक्स और सेप्टिक टैंक्स जो होते हैं, सीवर लाइंस और सेप्टिक टैंक्स, उनमें मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन कर दिया गया। मतलब एक फिजिकली एक आदमी उतर के साफ करता था पहले जो सेप्टिक टैंक, अब वो चीज नहीं होगी, ये बैन कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो दैट इज वाई आपको ऑटोमेटेड सिस्टम या मैकेनाइज सिस्टम चाहिए जो इन सीवर टैंक्स को क्लीन करें, और उसी के लिए एक प्लान लेके आ रहा है सरकार की। अब मैनुअली तो घुस नहीं सकते क्योंकि बैन है, तो आपको एक ऑटोमेटेड सिस्टम की जरूरत होगी जो इनको क्लीन करेगी, और उसी स्कीम का नाम है नमस्ते स्कीम। और ये देखिए, पहली बात क्लीनलीनेस की बात आ रही है, तो रूरल एरियाज में ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सब द्वारा संभाली जाएगी, और अर्बन एरिया में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा संभाली जाएगी। और कहीं ना कहीं यहां पर मैनुअल स्कैवेंजिंग की भी बात आती है, तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को भी इसमें घुसाया गया है कि आप भी देख लो भाई कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को हम अलग करने के लिए कितना बढ़िया इनिशिएटिव ले रहे हैं। और ये आपका, मैं बता रहा हूं, आज की न्यूज का हिट पॉइंट है, स्टार न्यूज है। नमस्ते स्कीम, पता भी नहीं चलेगा, नमस्ते स्कीम डायरेक्टली आ जाएगी। मेंस में बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से इसको एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो, क्लेनलीनेस में, इकोसिस्टम में, आप कहीं भी इसको बहुत, इकोनॉमी को छोड़ दिया जाए तो आप कहीं भी, ज्योग्राफी में इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, एनवायरमेंट में कर सकते हो, एथिक्स में कर सकते हो, सोसाइटी में कर सकते हो, कहीं भी इसका एग्जाम्पल आप डाल सकते हो। इसके बाद एक न्यूज आ रही है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए और रिकवरी फेज के लिए, मतलब देखो कोविड के समय में बहुत लोगों ने अपनी जॉब खोई है, तो अब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, महंगाई भी बहुत ज्यादा है, तो ये ट्विन डेफिसिट, मतलब आप ये समझो कि ये मतलब डबल प्रॉब्लम कहलाई जाती है। डेफिसिट तो ट्विन डेफिसिट नहीं बोलोगे आप इसको, लेकिन इसका वर्ड मैं भूल गया क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है और इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका क्या वर्ड होता है, नाम मेरे दिमाग से निकल गया, बट एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, ठीक है। स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन प्लस स्टैग्नेंसी, स्टैगफ्लेशन टाइप का कुछ होता है। उसमें क्या होता है कि आपके पास महंगाई भी बढ़ रही है और जॉब भी जा रही है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अब क्या हुआ, कोविड के समय में यही हुआ है, तो अब सरकार को वापस लोगों को जॉब दिलाना है, तो सरकार को वापस लोगों को जॉब दिलाना है तो कोई ना कोई स्कीम लानी पड़ेगी, ताकि जो मतलब जो कंपनियां हैं वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। तो ऐसी ही एक स्कीम का नाम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसके तहत सरकार ने बोला है 2 साल तक के लिए जो भी नया एम्प्लॉय आपने लिया है 1 अक्टूबर 2020 से लेके, ठीक है, 30 जून
2021 के बीच में कोई भी एम्प्लॉय आपने लिया है तो उसका 12% पीएफ का कंट्रीब्यूशन सरकार देगी और 12% जो कंपनी का कंट्रीब्यूशन होता है वो भी सरकार देगी। तो 24% इसकी जो सैलरी है वो सरकार देगी। ठीक है, जो देखो क्या होता है कि एक पीएफ बनता है, प्रोविडेंट फंड बनता है। आप जैसी कंपनी ज्वाइन करोगे तो थोड़ी सी सेविंग आपको अपनी तरफ से करनी पड़ेगी, सेम कंपनी भी आपकी तरफ से मिलाएगी, ताकि आपका एक फंड बनता रहे जो बाद में आपके काम आए। ठीक है, ये फंड आपको भी कटवाना पड़ता है और कंपनी भी कटवाती है। तो अगर आप 12% कटवा रहे हो, कंपनी 12% कटवा रही है, तो आपके नाम से 24% जमा होगा। बट यहां पर क्या बोला गया है, काम करो तुम एम्प्लॉयमेंट दो। अब बहुत सारी कंपनी यही डर से नहीं एम्प्लॉयमेंट देती है कि यार एक तो इनको सैलरी देनी पड़ेगी, ऊपर से 12% एक्स्ट्रा पीएफ भी दो। तो अब इन्होंने बोला है कि आपको सिर्फ सैलरी देनी है, पीएफ हम देंगे। सरकार ने बोला आप करो करो, हम देंगे, और आप इन लोगों की सैलरी भी कम कर दो 12%, क्योंकि इनके हिस्से का जो पीएफ है वो भी हम देंगे। तो अब आप ये समझो, जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपए होती है, ठीक है, 10,000 रुपए किसी की सैलरी है, तो 10,000 की जगह आप एक काम करो, इनको 9,000 दो और बोलो कि 1,000 रुपए आपका जो कटे, आप 10,000 देते, आपने मतलब मान लीजिए कंपनी ने एक एम्प्लॉय को 10,000 दिए और मान लीजिए कि 1,000 रुपए पीएफ के लिए एम्प्लॉय का कटता है, 1,000 रुपए ये मिलाते हैं, तो 1,000 रुपए अगर ये मिलाएगा तो इसके पास 9,000 बचेंगे और 1,000 कंपनी मिलाएगी तो ये हो जाएगा 2,000। ठीक है, तो सरकार ने बोला कंपनी तुम्हें 1,000 नहीं देना है तो कंपनी खुश, प्लस जो एम्प्लॉय को तुम 10,000 सैलरी दे रहे हो इसको सिर्फ 9,000 रुपए सैलरी दो, क्योंकि इसके हिस्से का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी हम करेंगे। तो एम्प्लॉय को तो 10,000 रुपए मिल ही रहा है ना, उसको वैसे भी अगर तुम 10,000 रुपए देते, 1,000 रुपए कट के उसके हाथ में 9,000 आता, तो आप बोलो कि 9,000 तुम ले लो, तुम्हारे पास से कुछ नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि सरकार दे रही है। तो कंपनी को कहीं ना कहीं 2,000 रुपए हर एम्प्लॉय पे फायदा हुआ है। तो ये देख के कहीं ना कहीं कंपनियां और ज्यादा लोगों को हायर करेंगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। यही होती है, ये आपको याद रखना है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में क्या बोला जा रहा है। इसी के साथ साथ मारबर्ग वायरस डिजीज, एमवीडी, ये घाना के जंगलों से निकल के आ रहा है, ये घाना के जंगलों से निकल के आ रहा है। मारबर्ग हेमरोहैजिक फीवर, ठीक है, आपको ये याद रखना है बस, एबोला की तरह एमवीडी जो है वो भी एक डिजीज है, एक फीवर है, और कहीं ना कहीं ये भी अफ्रीका से निकल के आ रहा है, अफ्रीका के जंगलों से। अभी देखो, अभी नया नया निकला है, कोई बात है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में रोज आएगा ये, ठीक है, रोज आएगा। और ये पहले भी 1967 में आ चुका है, बट फिर से इसका एक केस मिला है। लगातार 5 दिन ये न्यूज में बना रहेगा, देखना। और सबसे पहली बार याद रखना, ये 1967 में मारबर्ग एंड फ्रैंकफर्ट जर्मनी में मिला था, ठीक है, और बेलग्रेड सर्बिया में मिला था, इसलिए इसका नाम मारबर्ग है। मारबर्ग नाम जो है वो जर्मन नाम है, ठीक है, वो जर्मन नाम है, लेकिन ये निकला अभी अभी घाना से, तो घाना में मिला है, घाना में मिला है, लेकिन ये पहली बार कहां मिला था? जर्मनी में मिला था 1967 में, ठीक है। इसके बाद रेडियो बर्स्ट हुआ है, ठीक है, फास्ट रेडियो बर्स्ट, ये आप साइंस के लिए कर सकते हो, बट बेसिकली इतना जरूरी नहीं है और अभी इसका इतनी कोई यूज भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो बेसिकली एशिया और अफ्रीका में मिलेट्स को बढ़ावा देगा। हम सब जानते हैं 2023 जो है वो ईयर ऑफ मिलेट्स होने वाला है, ईयर ऑफ मिलेट्स होने वाला है। तो कहीं ना कहीं नीति आयोग चाह रहा है कि मिलेट्स को हम हर जगह बढ़ावा दें, और इसी के तहत वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि इंडिया में हुआ था, वहां पर नीति आयोग ने मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, अब ये नाम याद रखना, देखो हर समय तो नहीं आएगा, बट मेंस में आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। दूसरा, अगर मान लो कभी आ गया, कठिन बनाने के लिए पेपर कभी आ गया, मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, ये किसने लॉन्च किया? आपको पता होना चाहिए, न्यूज में बना है, इसलिए न्यूज में बना है ना, तो आपको याद होना चाहिए। अगले साल के लिए ये जरूरी नहीं है, ठीक है, अगले साल तो आप इसको सिर्फ मेंस में यूज करोगे, इस साल के लिए ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मान लो कठिन बनाने के लिए आ गया, तो आपसे पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिलेबस के बाहर से नहीं है, ये है अंदर से, और करंट अफेयर्स जब आप पढ़ रहे हो तो ये सब तो पता ही होना चाहिए। और इसी के अलावा स्प्रिंट चैलेंज करके एक चीज आई है, इसमें क्या हो रहा है, इंडियन नेवी आप ये समझिए, स्वावलंबन करके एक सेमिनार हुई थी, जहां पे बोला गया है इंडियन नेवी खुद के लिए जो जहाज है या पनडुब्बियां है, ये खुद के लिए बनाना स्टार्ट करेगी। फिर से ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए एक बढ़िया एग्जाम्पल है, इकोनॉमी में आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हो। पहली चीज, ठीक है, आत्मनिर्भरता
पाने के लिए। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 साल हमारी आजादी को हो चुके हैं, आत्मनिर्भरता का जमाना चल रहा है, तो अब हम हर फील्ड में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो इंडियन नेवी में जहां पे हमने ज्यादातर चीजें बाहर से ही खरीदी है, क्यों ना एक मतलब एक इनिशिएटिव लिया जाए कि अब हम इंडिजीनियसली टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी चीजें बनाना स्टार्ट करेंगे। स्प्रिंट का क्या फुल फॉर्म है? सपोर्ट पोल वॉल्टिंग इन R&D थ्रू इनोवेशन इन डिफेंस एक्सीलेंस, आईडेक्स, NIIO, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल। मतलब आप ये सब छोड़ दो, इतना वो नहीं आएगा। स्प्रिंट नाम याद रखना है बस आपको, क्योंकि स्प्रिंट अगर आ गया, स्प्रिंट चैलेंज किससे रिलेटेड है, तो आप सोचोगे स्प्रिंट मतलब भागना, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, नहीं, ये डिफेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है। हमने काफी अच्छे से डिस्कस करी आज की बड़ी खबरें, और जितनी 10-12 खबरें 15 खबरें हम रोज डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप कितनी खबरें याद रख सकते हो, और जितनी खबरें मैं करा रहा हूं ना, इससे आपका मेंस तो पूरा ही सफिशिएंट है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल लिखने और सारी चीजों के एग्जाम्पल 1 साल के करंट अफेयर्स में मिल जाते हैं। ये मेरी गारंटी है, मैं आपको सारे करंट अफेयर्स जो है ना इतने तगड़े तरीके से करा दूंगा कि आपका मेंस का आंसर, एग्जाम ओरिजिनल्स का कोई भी स्टूडेंट होगा ना, उसका मेंस के आंसर में ब्यूटी टपकेगी, ब्यूटी, मैं सच बता रहा हूं। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए जितना हम कर रहे हैं वो मोर मतलब सफिशिएंट ही है यार, और कितना कर लोगे, जितना मैं करा रहा हूं ना, बस इतना आपने कर लिया और इसको आंसर में उतारना सीख लिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आप टॉप 10 में रहोगे, अगर आपने बढ़िया तरीके से इनको एज अ एग्जांपल अपने मेंस के आंसर में निकालना सीख लिया तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, लेट अस मीट टुमारो, बाय बाय।